आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अब उन्होंने जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो देख लीजिए। ए नंबर पर दिया है अति धन अधिक, यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ अधिक लिखा है। फिर बी ऑप्शन पे है अति धन अधिक, तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है। फिर सी ऑप्शन देखिए अत्याधन अधिक, तो यहाँ आ की मात्रा भी दे दी और अ भी दे दिया, तो यहाँ भी गलती है। और डी अति धन अधिक। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से देखना है। पहली बात, आपको इस अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करना है यानी संधि को अलग अलग करना। संधि यानी दो वर्णों का मेल, जहां दो वर्णों का मेल होता है वहां पर संधि होती है। अब यहाँ हमें संधि विच्छेद करना है और हमें उन्होंने आधा त रख के अत्याधिक शब्द दिया है, तो अत्याधिक नहीं है अत्यधिक है वो, उसको अत्याधिक भी लोग पढ़ते हैं, उसकी वजह से भी गलती हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से ये संधि होगी। यहाँ देखिएगा, ये इसके अंदर त के अंदर ई है, त के अंदर ई और ये अ, ये एक्चुअल में स्वर का उदाहरण है। ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि, स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है, तो ये स्वर संधि का जो उदाहरण दिया हुआ है, इसमें देखिए बाकी सारे तो गलत ही हैं, इसमें कहीं पर भी कोई भी सही नहीं है। स्वर का मिलान कैसे होता है कि इसका एंड और इसका एंड, जो ये प्लस है ना, इस प्लस के आसपास के जो वर्ण हैं उनको हमें देखना है। तो इस त को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्वर का उदाहरण है। तो इसमें जो ये ई की मात्रा लगी है, ये ई को हम उठा के इधर लेके आए तो ये ऐसे बन गई, ये मात्रा थी और ये ई जो है वो स्वर है, और ये अ उठा के लेके आए तो ई प्लस अ जो होता है वो हो जाता है य। ई प्लस अ हो जाता है य। ये एक संधि का नियम है। यण संधि के अंतर्गत ये नियम आता है। स्वर संधि के भी 5 भेद है, उसमें से ये यण संधि का मैंने आपको उदाहरण दिया है। अब ये देखिए कि इस त में से, ये त के अंदर ये ई की मात्रा थी, ये ई की मात्रा उठकर यहाँ आ गई, तो जब ई की मात्रा यहाँ आ जाती है तो ये बच जाता है खाली त। कौन सा त? हलंत वाला। जब ये हलंत वाला त पूरा यहाँ लिखने में आएगा तो वो हो जाएगा आधा त। क्या आपको समझ में आया? ये आधा त, इसको भी आधा त कहेंगे और इसको भी आधा त कहेंगे। जब इसको यहाँ लिखना होगा बिल्कुल अकेले में, जिसमें कहीं पर भी इसके आसपास कोई अक्षर नहीं जुड़ा हुआ है, तो हलंत लगा के लिखेंगे। लेकिन जब इसको अन्य वर्णों के साथ जोड़कर कोई शब्द बनाना होगा तो ये त ऐसा लिखेंगे। यानी इसके 2 रूप है, एक त ये हो गया और एक त ये हो गया, यानी ये दोनों सेम है। ये त पूरा लिख के हलंत लगाया और ये आधा त लिखा, दोनों का ही मतलब आधा त होता है। तो आधा त कैसे हुआ आपको समझ में आया? क्यों हुआ? क्योंकि त में से ई की मात्रा निकल गई तो ये बच गया खाली त, हलंत वाला त बच गया, इसलिए ये यहाँ आकर आधा हो गया और ये ई और ये अ मिलकर बन गए य, इसलिए ये बन गया अत्यधिक। ये यण संधि का उदाहरण है और ये स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि आती है। ई धन अ बराबर य होता है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत है, इसमें ये जो डी ऑप्शन है वो सही है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला जो प्रश्न है वो है, थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पर जो 2 बातें दी हुई हैं वो ये है कि एक तो हमें शब्द दिया है थोड़ा जानने वाला, ये हमें एक वाक्यांश दिया है और इस वाक्यांश का हमें एक शब्द में उत्तर देना है। यानी यहाँ प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में किया गया है। ये वाक्यांश अनेक शब्द हैं और ये एक शब्द के रूप में हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। हम विकल्प पढ़ते हैं। ए विकल्प लिखा अलण्या, बी ऑप्शन लिखा अल्पज्ञ, सी ऑप्शन लिखा अल्पज्ञ, सॉरी बी ऑप्शन लिखा है अल्पज्ञा, ज्ञ में आ की मात्रा है, और सी ऑप्शन लिखा अल्पज्ञ, डी ऑप्शन लिखा अल्प बुद्धि। अब यहाँ थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं इन चारों में से हमें बताना है।
अब यहाँ पर आपकी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको याद होना चाहिए कि थोड़ा जानने वाला को अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञा गलत है, अल्पबुद्धि गलत है, अलन्या गलत है, ये कोई वर्ड नहीं होते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ अल्पबुद्धि का अर्थ तो होता है थोड़ी बुद्धि, थोड़ा जानने वाला नहीं होगा, अल्पबुद्धि का अर्थ है, लेकिन बाकी इनका अर्थ नहीं है। तो आपको देखना है कि थोड़ा जानने वाला को अल्पज्ञ कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अब इस प्रश्न में देखिए मंत्रिमंडल शब्द दिया गया और इसका हमको शुद्ध रूप बताना है। यहां हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले पर ए मंत्रिमंडल, बी मंत्रिमंडल, सी मांत्रिमंडल और डी मांत्रिमंडाल। अब आपको मेरे पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि कहाँ क्या क्या गलती है। देखिए इसके अंदर ये न पूरा दे दिया गया जबकि बिंदी के रूप में आना था। दूसरा यहाँ पर आ की मात्रा आ गई और तीसरा यहाँ पर मंडाल में आ की मात्रा आ गई, जो कि तीनों जगह पर गलत रूप लिखा हुआ है। आपको अलग ही मात्रा की मिस्टेक दिख जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत होते हैं और ये ऑप्शन हमारा सही है। मंत्रिमंडल शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अब यहाँ गौर कीजिए, एक वर्ड दिया हमको संचय और इसका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। जस्ट अभी हम संधि विच्छेद का एक प्रश्न ऊपर देख कर आए हैं, ये भी संधि विच्छेद का ही प्रश्न है, लेकिन ये स्वर संधि का उदाहरण था और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए मैं आपको बता दूं कि संधि जो है उसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। तो यहाँ पर जो हमको शब्द दे रखा है वो स्वर संधि का नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि के अंतर्गत इसका हमको विच्छेद करके लिखना है। इसमें 2 वर्णों का मेल होता है, इस बात को याद रखिएगा। और विच्छेद करने का मतलब होता है अलग करना, इसको प्लस करके अलग किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब बिंदी आए, बिंदी वाला शब्द आए और बिंदी वाले शब्द के बाद में च, छ, त ये शब्द आए, तो जब उसका हम विच्छेद करेंगे यानी अलग अलग करेंगे, तब ये जो बिंदी है ये म का रूप धारण कर लेगी, जिसके नीचे हलंत लगा होगा। तो अब देखो इसमें न है, न नहीं बोल रही हूं मैं, मां बोल रही हूं, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो न आया है और न नहीं चाहिए हमें। यहाँ सम तो है लेकिन इसको हमको कुछ भी परिवर्तित नहीं करना, लेकिन यहाँ उन्होंने चाय कर दिया, चाय यानी आ की मात्रा लगा दी, तो इसलिए ये भी गलत है क्योंकि हमको चाय नहीं चय चाहिए था। फिर तीसरा वाला देखिए, इसमें ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए मैंने बोला था बिंदी की जगह पे मां आ जाएगा, वो भी हलंत वाला, देखिए आया है। फिर ये चय ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, बाकी सारी बातें सही हैं, इसलिए इसका यह ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में उन्होंने स जो है वो बिंदी सहित ऐसा का ऐसा लिख दिया है, जो कि संधि विच्छेद के नियम के अंतर्गत इस प्रकार का विच्छेद किया हुआ गलत है। एक तो ये और दूसरा यहाँ पे चाय भी कर दिया गया, तो ये दोनों रूप में यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। नियम मैंने क्या बताया वो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। संचय शब्द जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि का एक नियम है कि जब बिंदी आए और उसका विच्छेद करना हो, जब संधि के अंतर्गत बिंदी आए और बिंदी का हमें संधि विच्छेद करना हो, शब्द का संधि विच्छेद करना हो, तो हमें ध्यान रखना है कि बाकी सारे वर्ण तो वही के वही रहेंगे, बस बिंदी की जगह पर म लग जाएगा और वो प्लस से पहले लगेगा, प्लस से पहले लगेगा। तो एक तरफ हो जाएगा सम और दूसरी तरफ हो जाएगा चय। समचय, संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना,
बचाना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। आवट, आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अब यहां फिर गौर करने वाली बात है कि आपको एक तो आवट शब्द दिया है। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो से ही जुड़ रहे हैं तो प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे लगने वाले शब्द। पीछे यानी कहां? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द देते हैं या नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहां पर मैंने एक ट्रिक बनाई है कि प्रत्यय का प लेकर हम समझ जाएंगे कि ये पीछे लगते हैं। ये ट्रिक हमारी कब काम आती है? जब एक ही पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ जाए और हम कंफ्यूज हो जाएं कि भाई उपसर्ग आगे लगता है कि प्रत्यय आगे लगता है, तो उस स्थिति में हम याद रखें कि प्रत्यय का प लेके हम समझ जाएं कि पीछे प्रत्यय लगता है और उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। तो यहाँ आवट शब्द जो है वो पीछे लगेगा, किसी भी शब्द के पीछे लगेगा। तो यहाँ जो हमको 4 ऑप्शन दिए हैं वो हम देख लेते हैं। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई वो अभी आपको ऑप्शन पढ़कर समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है आवती, मिलावट, आवंटी और आवटी। अब आप गौर कीजिए कि बाकी सारे शब्दों में आवटी शुरू में ही आ गया, यहाँ तो आवती लिख दिया आवटी की जगह पे। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे? गलत हो गए। जबकि मिलावट में जब हम इसका अलग अलग रूप करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसमें से आवट प्रत्यय को अलग करेंगे तो ये बन जाएगा मील धन आवट। तब जाके हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आवट प्रत्यय का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। मील यानी मिलाना, मिक्स करना। मील जो है मूल धातु है मिल उसकी क्रिया की, और आवट जो है वो हमने प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे नया शब्द बना है मिलावट। मिलावट यानी मिक्सिंग। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? अब सबसे पहली बात, कर्कश का अर्थ होता है कड़वा। यहां पर कर्कश का अर्थ हम क्या लेंगे? कड़वा। कड़वा यानी जो बहुत तीखे स्वभाव के होते हैं, जिनका बोलना कठोर होता है, उनको हम कर्कश बोलते हैं। और इसका हमको लिखना है विलोम। विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी, विपरीत या फिर उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिट। तो यहाँ हमको जो वर्ड दे रखे हैं वो देखिए, पहले वाले में लिखा मघूर, दूसरे में लिखा मधुर, तीसरे में लिखा मधुर, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, और तीसरे में तो माधुर कर दिया, ई की मात्रा लगा देना था, माधुरी हो जाता, माधुरी दीक्षित की याद आ जाती। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्कश यानी कड़वा, कड़वा का विपरीत हम किसको बोलते हैं? मीठे को। मीठे को शुद्ध भाषा में बोलेंगे, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे मधुर। तो मधुर शब्द जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें घड़ी का कर दिया जो गलत है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा कर दी वो गलत है, और इसमें आ की मात्रा कर दी वो गलत है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं, और जो बी ऑप्शन है हमारा मधुर वो सही है। कर्कश का विलोम होता है मधुर। कर्कश यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा। कड़वा का उल्टा हो जाएगा मीठा, कर्कश का विपरीत हो जाएगा मधुर। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि एक पेपर में यदि उपसर्ग और प्रत्यय साथ में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। उस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है? ट्रिक लगानी है कि प्रत्यय यानी पीछे और उपसर्ग यानी आगे। कैसे? ऊ से बना लेंगे हम आ। वैसे ऊ से कोई आ नहीं बनता, ये एक ट्रिक है, केवल एक हम हिंट टाइप अपने दिमाग में रख लें, एक आइडिया अपने दिमाग में रख लें और उसी से समझ जाएं आगे। आगे लगने वाले शब्द, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के या शब्दांश के आगे लगते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स और प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर उपसर्ग शब्द हमको लगाना है वी। अब ये समझ गए हम कि वी को कहाँ लगाना है?
आगे लगाना है। तो आगे लगाना है तो हम जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से जगह पर वी शब्द का उपयोग सही प्रकार से आगे हुआ है और किसमें नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन हमको दिया है विराम, दूसरा ऑप्शन दिया है कवि, तीसरा ऑप्शन दिया है विराम और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो है अवि। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ विराम हमको दिख रहा है और उसमें हमको जब हम इसका उपसर्ग अलग करते हैं, उपसर्ग और शब्द अलग करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर वी शब्द का उपयोग हुआ है। विराम का मतलब होता है रुकना, स्टे करना, और कवि में वी पीछे लगा है तो वी तो पीछे लगना ही नहीं है, हम तो आगे लगने वाली बात कर रहे हैं। विराम हो गया, यहाँ तो वी की जगह पे बी लिख दिया गया है, जो बी तो गलत है, हम तो वी की बात कर रहे हैं। और अवि में भी वी जो है पीछे आया है और उसका कोई सेंस नहीं है। वैसे ये कवि अगर मान भी रहे तो भी कवि शब्द जो है वो कवि को कहते हैं, जो कविताएं लिखता उनको कहते, तो ये शब्द तो वैसे भी सही नहीं है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। वेतन के बिना कार्य करने वाला, ये हमको एक वाक्यांश दिया है। इसके लिए अब हमें क्या करना है, के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अब यहां गौर कीजिएगा कि आपको एक वाक्यांश दे दिया गया है जिसको अनेक शब्द भी कह सकते हैं, और इसके लिए हमको चुनना है एक शब्द। अब हमको उन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो हम देखते हैं। पहला विकल्प है बिना वेतन, दूसरा विकल्प है अवैतनिक, सी ऑप्शन है अवेतनिक और डी विकल्प है अवेतनिक। अब यहां पर आप याद रखिएगा कि वेतन के बिना कार्य करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। बस आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। आपको याद करना होगा कि वेतन के बिना कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे हम एक शब्द में कहेंगे अवैतनिक, जो बिना वेतन के कार्य कर रहा है। वेतन यानी सैलरी, बिना सैलरी के काम करने वाले को अवैतनिक बोलेंगे। बिना वेतन गलत है, अवैतनिक गलत है, अव्यवहातनिक गलत है, मतलब मात्राओं की गलती भी है और वैसे भी वो कोई वर्ड ही नहीं है, उनका कोई अर्थ ही नहीं है इन दोनों का। तो बिना वेतन एक है लेकिन वो इसके लिए नहीं है, बी ऑप्शन ही इसके लिए सही है। वेतन के बिना कार्य करने वाला का बी ऑप्शन है अवैतनिक। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न लिखा है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि रस का मतलब होता है आनंद, और इसकी आवश्यकता कहाँ होती है, इसकी आवश्यकता हम जब साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य का मेरा मतलब है, मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ कि रस का एक सामान्य अर्थ आनंद हुआ, और आनंद की हमें अनुभूति होती है। हम जो भी देखते, सुनते, पढ़ते हैं उन सभी में हमें किसी न किसी तरह से आनंद प्राप्त होता है। आनंद प्राप्त होने की उस स्थिति को ही रस कहते हैं। तो अब ये क्या होगा, साहित्य। साहित्य का मतलब हुआ चाहे वो कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो, कोई फिल्म हो, कोई धारावाहिक हो, कोई रेडियो रूपांतरण हो, ये सारी चीजें हम अलग अलग जगह पे देखते हैं। जैसे नाटक हम रंगमंच यानी कि स्टेज पे देखते हैं, टीवी पर हम सीरियल और फिल्में देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं तो कविताएं, कहानी, रेखाचित्र, बहुत सारी जो विधाएं हैं उनको पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, इनको सुनते भी हैं। तो इन सारी चीजों को जब जो भाव से वो लिखी हुई होती है उसी भाव को हम प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और रस जो होता है वो आनंद की स्थिति होती है, मतलब हमें उस चीज से किस प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा है उसको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि रस जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, रस 9 माने गए हैं। अब
सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण का इतना ज्यादा मनोहारी वर्णन किया है, उनकी बाल क्रीड़ाओं का इतना मनोहारी वर्णन किया है कि अब एक 10वां रस वात्सल्य रस भी हो गया है। नहीं तो पहले 9 रस माने जाते थे और बाद में 10वां रस वात्सल्य रस भी बन गया। अब यहाँ पर जो रस मैं बता रही हूं वो यहाँ नाम लिखे हुए हैं और उनके स्थायी भाव हैं। भाव का मतलब होता है कि उसमें क्या बात छुपी हुई है, क्या भाव है, उसमें क्या हमको मिल रहा है, वो चीज स्थायी भाव कहलाएगी। तो यहाँ मैं आपको सारे के सारे इसलिए बता रही हूं ताकि आपको आगे चलकर किसी और प्रश्न में दिक्कत ना आए। अब हम एक बार फिर से प्रश्न की ओर जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। यहाँ इस जो अद्भुत रस है उसका आपसे स्थायी भाव पूछा गया है और स्थायी भाव जो हमें बताना है उसमें उन्होंने हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ए ऑप्शन दिया है अनोखा, बी ऑप्शन दिया है विलास, सी ऑप्शन दिया है विस्मय और डी ऑप्शन दिया है भयानक। अब इसके बाद अब हम नीचे जाते हैं। अब सबसे पहली बात रस में आपको बताती जा रही हूं और उसके साथ ही साथ उसको एक सामान्य भाषा में क्या कहते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए पहला यहाँ पे श्रृंगार रस दिया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति और हम उसको सामान्य भाषा में बोल सकते प्रेम। यानी ये जो रस है ये प्रेम की अनुभूति को वर्णित करता है, या जहां पर प्रेम का वर्णन किया जाता है वहां पर जो रस प्राप्त होता है वो होता है श्रृंगार। और प्रेम कौन सा? प्रेम पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, स्त्री पुरुष का, एक वो भाव जिसके अंदर हम जो समझ सकते हैं कि स्त्री जो एक स्त्री के प्रति पुरुष का और पुरुष के प्रति जो स्त्री का प्रेम होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है भयानक। भयानक शब्द सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ डर की बात है। भयानक को हम डरावना भी बोलते हैं। तो यहाँ जो इसका स्थायी भाव है वो भय है। भय को हम सामान्य भाषा में डर बोलते हैं। यानी इसका जो स्थायी भाव होगा वो भय होगा। यानी जब भी जिस रस को हम अनुभूति कर रहे हैं अगर भयानक रस की तो उसमें जो भाव होगा वो भय का होगा। तीसरा है हास्य। हास्य यानी हंसी मजाक। उसका जो स्थायी भाव है वो है हास, यानी उसमें हमें हंसी आएगी, या जो भी हम चीज पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा मन जो है वो जो गुदगुदी होगी, हमको एक अनुभूति होगी हंसी वाली, वो इसके अंतर्गत आती है। फिर जो चौथा रस है वो है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा। पांचवा है शांत। शांत का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, यानी इसमें हम बिल्कुल आराम से रहते हैं, किसी प्रकार की कोई कहना चाहिए हलचल नहीं होती है। फिर इसके बाद जो अगला रस है वो है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, जिसको कि हम अन्य शब्दों में दुख भी बोल सकते हैं, कि हमें दुख की अनुभूति होती है। जैसे हम फिल्म देख रहे होते हैं, कोई सीन ऐसा होता है जहां पर माँ बेटे बिछुड़ रहे हैं या माँ जो है वो बेटे से किसी बात के लिए दुख व्यक्त कर रही, तो हमें भी रोना आ जाता है, हम भी रोते हैं। तो उस वक्त वो जो रस हमें प्राप्त हो रहा है, जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा होता है? वो करुण रस होता है। अब यहाँ देखिए एक बात और बता दूं, लोग जो हैं वो आनंद का एक सामान्य तौर पर अर्थ सिर्फ अच्छी बातों से लेते हैं, लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा कि आनंद का मतलब यहाँ पर केवल अच्छा ही अच्छा, खुशी खुशी नहीं है। गम को भी यहाँ पर आनंद कहा गया है, उसको भी रस कहा गया है कि वो भी एक प्रकार का आनंद है। हम उसमें भी आनंद उठा रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं और हम उस सीन को देखकर बड़े उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये भी एक आनंद ही है। लेकिन बस ये है कि वहां जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो कौन सा आनंद होगा? वो करुण होगा। अब यहाँ पर जो अगला रस है वो है अद्भुत। देखिए यहाँ भी अद्भुत रस लिखा हुआ है और ऊपर भी हमको जो प्रश्न है उसमें भी अद्भुत दिया गया है। तो अद्भुत का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय या आश्चर्य, जिसको हम सामान्य भाषा में हैरानी भी बोलते हैं, सरप्राइज जो होना इंग्लिश में बोलते हैं।
तो यहाँ अद्भुत रस का जब यहाँ पर विस्मय आश्चर्य मिल रहा है, तो जब हम ये 4 ऑप्शन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सी जो ऑप्शन दे रखा है वो ही इसका उत्तर है। विस्मय, विस्मय यानी कि आश्चर्य, हैरानी, सरप्राइज्ड होना। अब यहाँ जो अगला रस है वो है वीर। वीर का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। विभत्स, देखो वीर जो होता है इसमें जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो युद्ध करने जाते थे, उसका वर्णन वहां किया जाता था, तो वहां वीर रस हुआ करता था। और आज के समय में सैनिक, फौजी, पुलिस वाले या इनके किसी का वर्णन कोई कवि या कहानी में किया जाता है और वहां पर वो जो अनुभूति हमें महसूस हो रही होती है, तो यहाँ पर वो वीर रस कहलाएगा। उसमें जो हमें एक एनर्जी प्राप्त होती है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक हमारे अंदर कहना चाहिए कि हिम्मत आ जाती है, उसे हम यहाँ पर उत्साह कहेंगे। इसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा यानी घृणा यानी नफरत, यानी किसी चीज को देखकर हमें नफरत आती है, घिन आती है, उसको सामान्य भाषा में कहेंगे, तो वहां पर विभत्स रस होता है। और 10वां अंतिम जो रस है वो है वात्सल्य। वात्सल्य का जो स्थायी भाव है वो है वत्सल। और मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो कवि होता है या लेखक होता है वो बच्चों के संबंध में जो अनुभूति, जो बच्चों के संबंध में स्नेह प्रेम होता है, वो जब उस कविता में या कहानी में ओतप्रोत होता है, तो वहां जो हमें रस प्राप्त होता है वो होता है वात्सल्य। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो हमारा ये है कि नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है। अब यहां पर हमसे समास पूछा गया है, किसमें? नर नारी शब्द में। नर नारी शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। और एक और प्रश्न मैं पढ़ देती हूं, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है। यानी ये जो हमको दोनों प्रश्न एक ही क्वेश्चन पेपर में एक साथ दिए गए हैं, इनका जो हमको उत्तर बताना है वो ये है कि इनमें से कौन सा समास इनका उत्तर है। पहले मैं नर नारी के लिए जो ऑप्शन दिए हैं उनको पढ़ देती हूँ। ए पर लिखा है अव्ययी भाव समास, बी पर लिखा है द्वंद्व समास, सी पर लिखा है बहुब्रीहि समास, डी पर लिखा है द्विगु समास। फिर हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है, इसके भी मैं विकल्प पढ़ देती हूँ। ए पर है अव्ययी भाव समास, बी पर है द्वंद्व समास, सी पर है बहुब्रीहि समास और डी पर है तत्पुरुष समास। अब ये जो हमको ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक एक ऑप्शन इनका सही उत्तर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो समास है उसके बारे में बता देना चाहती हूँ। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले के वीडियो में भी जान चुके हैं कि समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। यानी ये नर नारी हाथों हाथ ये पद है, इन पदों का मिलने से जो ये शब्द बना है इसको बोलेंगे समस्त पद। अब इस समस्त पद का हमको समास का नाम बताना है, तो समास के 6 भेद हैं और वो 6 भेद जो बताए गए हैं उनके अलग अलग परिभाषा है और उनके अलग अलग उदाहरण हैं। अब चूंकि हमसे यहाँ से समास के नाम ही पूछे हैं कि कौन सा समास है, तो मैं उसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक, एकदम सिंपल वाला रास्ता बता रही हूँ जिसमें हमें किसी परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि समास के कौन कौन से भेद हैं और वो भेद के अंदर उनकी पहचान क्या है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ पहला समास। यहाँ समास के मैं आपको बता दूं 6 भेद हैं। 6 भेद के मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं, उनकी पहचान लिख रखी है और उनका एक एक उदाहरण भी दिया है। ये टेबल बनाई है, ये टेबल से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें ये 2 प्रश्न दिए गए हैं इनमें कौन सा समास आएगा। जैसे पहला समास, समास के भेद में अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और इसका एक उदाहरण मैंने लिख दिया है प्रतिदिन। यानी इसमें 2 पद प्रधान है, एक है प्रति, दूसरा है दिन। तो यहाँ जो प्रति है ये पद जो है प्रधान है और दिन जो है ये गौड़ है, ये दूसरा पद है। तो प्रथम पद जहां प्रधान होता है उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है,
यहाँ पर राजपुत्र लिखा हुआ है, ये दो पद है, इसमें राजपुत्र में जो राज लिखा हुआ है यानी राजा, राजा का पुत्र, यहाँ जो इसका समास विग्रह होगा वो होगा राजा का पुत्र। तो यहाँ जो पुत्र शब्द है वो मुख्य है और राजा जो है वो गौड़ है। तो राजा का पुत्र ऑप्शन के अंदर हम याद रखें कि दूसरा पद प्रधान होता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले पे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, राजा भी प्रधान है, रानी भी प्रधान है, और इन दोनों ऑप्शन के बीच में जब इसका समास विग्रह किया जाएगा तो लिखेंगे और, राजा और रानी, या फिर या शब्द का प्रयोग भी किया जाता है कुछ में, तो वहां हम लिखेंगे या, बीच में या, और की जगह पर हम लिख देंगे या। हम आगे जाते हैं अपने चौथे समास के भेद पर, जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। इस समास के अंतर्गत कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा है लंबोदर, तो लंबोदर का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा जिसका उदर है लंबा। उदर का मतलब होता है पेट, जिसका पेट हो लंबा। तो अब यहाँ तो बहुत लोगों के पेट लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो फिर तो सभी लंबोदर हो गए। लेकिन नहीं, यहाँ उसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है कि यहाँ हम पर्टिकुलर लंबोदर गणेश जी को ही कहते हैं, गजानन को ही हम लंबोदर कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है और वो है गणेश, एक अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो ना लंबोदर लंबा प्रधान हुआ, ना उदर प्रधान हुआ, प्रधान कौन हुआ? गणेश। इसलिए यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है। अगले समास पे आ जाते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है। विशेषण को बिल्कुल सामान्य भाषा में बोलेंगे तारीफ या बुराई। जरूरी नहीं है कि विशेषण का अर्थ हम सिर्फ तारीफ ही लें, उसमें आलोचना या बुराई या कमी भी हो सकती है। तो यहाँ जो कर्मधारय समास है प्रथम पद विशेषण होता है। तो यहाँ हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है महाराजा। महाराजा, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा महान है जो राजा, तो राजा की प्रशंसा क्या हुई कि वो महान है। तो यहाँ पर प्रथम पद जो हुआ वो विशेषण हुआ। अगला जो है समास का भेद है वो है द्विगु समास। ये अंतिम छठा समास है, जिसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक यानी उसमें संख्या होती है और अधिकतर जो संख्या होती है वो संस्कृत वाली संख्या होती है। तो इसके अंदर देखिए जो उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है वो है चौराहा। चौराहा का मतलब हुआ चार राहों का समूह, तो इसमें चार संख्या आई। तो जब जब पहले पद में संख्या है तो समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास है। अब हम वापस अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ प्रश्न में लिखा है नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है। तो अब आप पहचानिए कि नर भी प्रधान है, नारी भी प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है। तो जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां कौन सा समास होगा? तो तीसरे नंबर पे देखिए जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। तो यानी कि यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर है। अब यहाँ अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है। अब इसके अंदर जो हाथों हाथ लिखा है इसका पहले आपको समास विग्रह करना होगा। तो इसका समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। अब इसमें जो हाथ है वो मुख्य रूप से कि हाथ को हाथ में रख के हमने काम कर दिया, हाथों हाथ काम कर दिया ना, उसी वक्त काम कर दिया। तो यहाँ हाथों हाथ जो शब्द है उसमें हाथ मुख्य है और इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। प्रथम पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर अव्ययी भाव समास रहेगा। आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। अब यहाँ कर्मठ शब्द जो है उसका मतलब होता है मेहनती, जो कार्य के प्रति अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। उसका हमको क्या बताना है? विलोम यानी विरुद्धार्थी यानी विपरीत यानी विपरीतार्थ। तो यहाँ एक तो हमें दे रखा है ए ऑप्शन में निताला, बी ऑप्शन में निठल्ला, सी ऑप्शन में निचला और डी ऑप्शन में कर्मठी। तो आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि कर्मठ यानी मेहनती,
निठल्ला यानी कि जो कुछ भी कार्य नहीं करता है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका उत्तर है। निताला कोई शब्द नहीं होता, निचला का मतलब होता है नीचे, जो सबसे नीचे स्तर पर है, और कर्मठी, इसी कर्मठ का ये जो है विशेषण किया गया है। तो यहाँ पर कर्मठ का कर्मठी तो हो ही नहीं सकता, निचला यानी तो नीचे हुआ, तो हमको उसकी जगह ही जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कर्मठ का अर्थ तो मेहनती होता है। तो यहाँ निठल्ला यानी कि जो बैठा रहता, आरामदायक स्थिति में जो बैठा रहता है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग में किया जाता है, या जो कामचोर होता है उसके लिए। तो यहाँ कर्मठ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निठल्ला। हम अगले प्रश्न पे आते हैं, दुर। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये र के नीचे हलंत है, ये र के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये र आधा है, आधा र। दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको जो शब्द दिया गया है वो है दुर, और उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या करना है, ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग याद रखिए कहाँ लगता है, आगे। तो आगे लगता है, इसलिए हमें ये दुर शब्द आगे लगाना है। इसको लगाते हुए हमें जो चार ऑप्शन है उसमें से एक जो है वो सही है, उसको हमें टिक करना है। पहला ए है दुर्भाव, बी है दुराभाव, सी है दुर्भाव और डी है दुर्भाव। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर दूर पूरा लिखा हुआ है, र जो है वो पूरा है, जबकि हमको जो र दिया है वो आधा है, तो ये आना ही नहीं है। दूसरे में दूरा लिखा हुआ है, जबकि हमको जो शब्द दिया है वो दुर है, तो ये भी नहीं आना है। यहाँ द में बड़े ऊ की मात्रा आई है, ये बड़े ऊ की मात्रा जो हमको दी गई है, तो यहाँ तो हमारे पास छोटे ऊ की मात्रा है, तो हमको ये बड़े ऊ की मात्रा भी नहीं चाहिए, इसलिए ये भी गलत, यानी ये हमारा दुर्भाव सही है। यहाँ मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि दुर का अर्थ होता है बुरा, दुर का अर्थ होता है यहाँ बुरा, और दुर्भाव का अर्थ हुआ बुरी भावना। भाव का मतलब होता है भावना, दूर का मतलब हुआ बुरा और भाव का मतलब हुआ भावना, यानी बुरी भावना। और दुर्भाव यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है। दूर उपसर्ग से बना जो उपसर्ग से बना शब्द है वो है दुर्भाव।